केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे स्पीड ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले एक चैप्टर पढ़ाया जाता है जिसका नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स। बट अभी क्या हो गया है, ये चैप्टर 12th में चला गया, क्योंकि जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमें स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करनी होती है, और स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है केमिकल काइनेटिक्स में। तो बिना काइनेटिक्स को जाने, बिना रेट को जाने हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर सकते। नाउ व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। आप यूनिट टाइम आप सेकंड ले लीजिए, मिनट ले लीजिए, आवर ले लीजिए, ईयर ले लीजिए, मंथ ले लीजिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि रिएक्शंस ईयर्स भी लेती हैं कंप्लीट होने में। और जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें काफी टाइम लग जाता है, और कुछ रिएक्शन है जो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन है कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के पर यूनिट टाइम। तो एक ये रिएक्टेंट है, ये बी प्रोडक्ट है, तो इनकी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है रेट का। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर अ चेंज, यानी कि पर सेकेंड आपको कितना टाइम या पर मिनट जिसमें भी आप नाप रहे हैं नाप सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे ए के टर्म से बताना है तो ऐसे बताना है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा आगे। माइनस साइन का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और इसका जब लिखेंगे रेट तो प्लस साइन लगाएंगे, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक रिएक्शन मैंने लिया है, इस रिएक्शन का मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। मैंने ए और बी के टर्म्स में लेके एक रिएक्शन ले लिया है यहाँ पे। तो PCl3 के केस में यहाँ पे माइनस साइन लगेगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्लोरीन के केस में माइनस साइन लगेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी। और इसके टर्म्स में अगर मुझे रेट लिखना है, इन तीनों में से अगर किसी का भी चेंज इन कंसंट्रेशन मुझे पता है और टाइम कितना लगा उस चेंज में ये पता है, तो मैं रेट निकाल सकता हूँ। माइनस साइन और प्लस साइन जो है ये सिंबॉलिक है, कभी भी रेट माइनस में नहीं हो सकता। बुरी से बुरी स्थिति क्या होगी, रिएक्शन रुकी हुई है, रिएक्शन चल ही नहीं रही, तो सही है, रेट 0 है, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कैसे पकड़े। हमने एक सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट यही वाले रिएक्शन को कंसिडर किया है। मान लीजिए इनिशियल मोल जब रिएक्शन शुरू किया, टाइम 0 है जब, तो यहाँ पे क्या है 10 मोल चाहिए और बी बनानी, क्योंकि उस समय इनिशियल हम टाइम 0 पे खड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे कुछ सेकंड्स बीते, से 5 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, तो यहाँ पे आपके ये कितने 4 मोल बच गए, यानी कि 6 बी में कन्वर्ट हो गए। तो बी की कंसंट्रेशन 0 थी, बाद में कितनी हो गई 6। अब मुझे ए के टर्म्स में अगर रेट निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल कितना है 4 माइनस 10 5, आंसर आ गया -6/5। और अगर बी के टर्म्स में मैं रेट निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे क्या है, ये फाइनल 6 माइनस 0 आंसर। तो आपने देखा मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है, रेट नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि हम फाइनल कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो कम है, इनिशियल ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं ताकि ये आंसर हमारा प्लस में आ जाए। तो अगर इसको मैथमेटिकली समझना चाहते हैं माइनस क्यों लगाया है, वो क्लियर हो गया। बट अगर आपसे ये पूछे कि माइनस साइन या क्यों लगाते हैं, बिकॉज इट सिंबलाइजेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन मैथमेटिकली इसको लगाने की वजह आपकी ये है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे, अच्छा, जितने हम यहाँ पे कंसंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मोलैरिटी है, मोल्स पर लीटर, उसको हम एक्टिव मास कहते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे मोलैरिटी अमोनिया की बतानी है तो मैं कहूंगा उसको एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, मतलब समझ जाइए कि मैं मोलैरिटी बता रहा हूँ। और एक्टिव मास को लिखने का तरीका यहाँ यह है कि अमोनिया का जो सिंबल है उसके दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन हम एक्टिव मास के टर्म्स में यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब हम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट को समझना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि हमें रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस पे काम करना पड़ेगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल रिएक्शन? रिएक्शन जिसमें कि प्रोडक्ट को आप वापस कन्वर्ट कर दें रिएक्टेंट में, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट आप बना दें, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये दोनों तरफ प्रोसीड कर सकती है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और ये क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर पॉसिबल है।
ओपन कंटेनर्स में रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई गैसियस प्रोडक्ट हुआ तो निकल के जा सकता है। अब हमें क्वेश्चन ये आएगा कि ये रिएक्शंस हैं, बताइए इनमें से रिवर्सिबल कौन सी है और इरिवर्सिबल कौन सी है। अब उसकी पहचान कैसे करनी है ये यहाँ पे सीखिए। तो कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे आप रिएक्टेंट से शुरुआत करिए चाहे प्रोडक्ट से। मतलब आप चाहो तो यहाँ पे HI अगर आपके पास है तो उसको डिकम्पोज कर लो, या हाइड्रोजन आयोडीन है तो उससे शुरू कर लो, कहीं ना कहीं ये फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता ही रहेगा। ये कभी कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट फिर से प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो ये रिएक्शन कभी नहीं कंप्लीट होती। और यही वो रिएक्शन है जहां पे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो पहली चीज हमारे लिए रिवर्सिबल रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है उसको आगे समझेंगे, पहले वो रिएक्शन समझते हैं जो रिवर्सिबल है और क्यों है। अब देखिए यहाँ सबसे पहले आपको न्यूट्रलाइजेशन बताया हुआ है, तो ये ध्यान रखिए कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब भी आप लोगे तो आपको यहाँ पे जो भी रिएक्शन मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, बट रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी। ऑलवेज वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, दोनों की कॉम्बिनेशन आपको क्या देगी? रिवर्सिबिलिटी। इवन वीक एसिड और वीक बेस भी रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। इरिवर्सिबल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये कभी रिवर्स नहीं होते। तो जब भी देख लेना अगर रिएक्शन में कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन कर रहे हैं तो वो रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी का एरो नहीं आएगा। देखिए फॉरवर्ड एरो है, पीछे की तरफ चल ही नहीं रहा, और यहाँ पे ये पीछे की तरफ चल रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे जी हम HCl ले लें और यहाँ पे एक वीक बेस ले लें से NH4OH, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों वीक ले लो, एसिटिक एसिड और NH4OH ले लो तो भी चलेगा। तो तीन कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक की कॉम्बिनेशंस और वीक की कॉम्बिनेशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इरिवर्सिबल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। अगर आप किसी सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कर रहे हो और आपको सेम चीज मिल रही है, एक मिल रहा है वीक बेस और एक मिल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसी सॉल्ट हाइड्रोलाइज ही नहीं होती। अगर आप NaCl की हाइड्रोलिसिस कराओगे कभी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, NaOH HCl बनेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इसलिए वहां हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस बिल्कुल नहीं होती। अब PCl5 डिकम्पोज हो रहा है और आपने PCl3 और Cl2 को एक बंद डिब्बे में रखा क्लोज कंटेनर में, और ना इन दोनों गैसेस को अगर आपने एस्केप होने नहीं दिया तो ये रिवर्सिबल है। अगर एक भी गैस निकल के भाग गई तो ये क्या होगा? रिवर्सिबल हो जाएगा। ऐसे CaCO3 को डिकम्पोज कर रहे हो और CO2 कहीं एलिमिनेट हो गया, भाई ये तो सॉलिड है बट ये एलिमिनेट हो गया, तो फिर क्या होगा? रिवर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर ये कंटेनर के अंदर है रिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि CO क्या होता है? बेस, बेसिक ऑक्साइड, मेटल की ऑक्साइड, और ये क्या होता है? एसिड। ऐसे H2 और I2 अगर आपने ये पकड़ के रखे तो ये वापस रिएक्शन चल पड़ेगा, अदरवाइज ये आगे की तरफ ही चलेगा। तो रिएक्शन इरिवर्सिबल कब हो जाएगा? जब इनमें से कोई एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट भाग जाए। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा दिस इज एस्टरिफिकेशन, एस्टिक एसिड इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट हुआ और क्या बना रहा है? एस्टर प्लस वाटर। लेकिन एस्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पानी की प्रेजेंस में वापस हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी प्रोडक्ट भाग नहीं सकता सब लिक्विड स्टेट में। तो ये लिक्विड स्टेट के अंदर किस तरीके से यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है। दूसरे कुछ फिजिकल इक्विलिब्रियम आप देख लीजिए, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, आप कंडेंसेशन और इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं तो ये भी आपके इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ नई चीज नहीं बन रही है। और कुछ रिएक्शन जो बड़े स्टैंडर्ड हैं जो आपने पढ़े हैं, हेबर्स प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 का SO3 में कन्वर्जन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। अगर 3-4 रिएक्शंस आए और उनमें से टिक करने को आ जाए जी कौन सी रिवर्सिबल है कौन सी इरिवर्सिबल है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहला आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ले रहे हैं, ये मैंने अभी समझाया आपको कंपैरिजन। दूसरा, आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करते हैं या AgNO3 के साथ NaCl डालते हैं, देखिए AgNO3 सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और बेरियम क्लोराइड जो है बेरियम सल्फेट में, और ये डाउनवर्ड एरो ये बताता है कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन। अब अगर एक कंपोनेंट सॉल्यूशन का अपने सॉल्यूशन को छोड़ के बाहर चला गया तो रिवर्सिबिलिटी कैसे होगी? नहीं होगी ना। तो वो सॉल्यूशन का पार्ट होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है? जो चीज डिसॉल्व स्टेट में, जो सॉल्यूशन में से बाहर आ गई वो या तो प्रेस्टेट होगा या वॉलेटाइल गैस होगा, दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पे होने वाली है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड प्रेस्टेट होता है। सिल्वर, सारे क्लोराइड सॉल्युबल है सिवाय दो के। कौन से? लेड, सिल्वर, तीसरा और जोड़ लीजिए मरकरी।
आपसे क्वेश्चन आता था 10th में, नेम द क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, आंसर क्या था? लेड क्लोराइड। नेम द क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन अमोनिया वाटर, आंसर है AgCl। ऐसे ही यहाँ पे बेरियम सल्फेट, सारे सल्फेट्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं सिवाय 3 चीजों के छोड़ के, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम। इनकी सारी सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होती हैं, सारी सॉल्ट्स, ठीक है। एंड ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन किया और आपने इसको वॉलेटाइल, अपवर्ड एरो मतलब ये चैम्बर को छोड़ के ही चली गई है गैस, यहाँ पे O2 चली गई, तो क्या आपको लगता है रिवर्सिबिलिटी होगी? नहीं होगी, ठीक है, ये पहचानना आना चाहिए। एक ये रिएक्शन और देख लीजिए, यहाँ पे HCl निकल के जा रहा है तो ये भी इरिवर्सिबल होगा। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये सॉल्यूशन के अंदर सब कुछ है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। अभी पीछे हमने पढ़ा कि अगर लिक्विड स्टेट में सारी चीजें होती हैं तो रिवर्सिबिलिटी का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। और दूसरी बात, यहाँ प्रेसिपिटेशन भी नहीं हो रहा, तो फिर ये आपकी यूनिडायरेक्शनल क्यों है, ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है? इसका कारण ये है कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आप टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ देखो +2 है और यहाँ पे क्या है +4, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और यहाँ पे कितनी हो रही है +2, यहाँ पे क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो फेरिक रिड्यूस हो गया फेरस में और टिन ऑक्सीडाइज हो गया 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव में। तो अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में, भले ही कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, भले ही वहां पे कोई वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन क्या होगा? इररिवर्सिबल। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? इररिवर्सिबल होते हैं। और अब यहाँ पे एक और लास्ट चीज यहाँ पे अभी सुन लीजिए कि फ्री एनर्जी में क्या चेंज आता है, इसको मैं समझाता हूँ। फ्री एनर्जी चेंज हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन का, अभी रट लीजिए कि 0 होता है। चेंज इन फ्री एनर्जी रिवर्सिबल रिएक्शन का 0 होता है और इररिवर्सिबल रिएक्शन का <0 होता है। ये दो बातें याद कर लीजिए, लेकिन ये दोनों बातें सच तब होती हैं जब आप, पहली बात तो सच तब होगी जब ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 है। Now what do you mean by डेल्टा जी? डेल्टा जी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मान लो आप ये रिएक्शन करा रहे हो, एक रिएक्शन यहाँ पे ले लेते हैं कि CaCO3, या इसको आप यहाँ पे रिएक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस रिएक्शन के दौरान कुछ हीट एनर्जी निकली, से 300 जूल हीट एनर्जी निकली। ये 300 जूल हीट एनर्जी बाहर तो आएगी नहीं, पूरी चैम्बर के बाहर क्या आएगी? 200 जूल। तो 200 जूल एनर्जी को ही आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, 300 को तो नहीं कर सकते। तो वो 200 जूल जिसको आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। द एनर्जी विच इज फ्रीली अवेलेबल इन अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो एनर्जी निकल कितनी रही है प्रोसेस में ये मायने नहीं रखता, कितने को आप वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हो उसको फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो फ्री एनर्जी यहाँ पे 0 होती है एट इक्विलिब्रियम, लेकिन ये आप सीखोगे थर्मोडायनेमिक्स में कि फ्री एनर्जी कंसेप्ट वहीं पे आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम पे आते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन, वर्ड्स पे ध्यान देना, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन जब आप क्लोज्ड वेसल में कराते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट आपका बराबर हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए जितनी तेजी से यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं उतनी तेजी से अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है। सपोज करो अमोनिया के फॉरवर्ड रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल पीछे वाली रिएक्शन से वो डिकम्पोज भी हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? फॉरवर्ड स्पीड और बैकवर्ड स्पीड क्या हो गई? बराबर। फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट क्या हो गया? बराबर। जब ये स्थिति आ जाए उस स्टेज का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जब ये दोनों चीजें आपकी सेम स्पीड पे चलती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो इस स्टेट का नाम इक्विलिब्रियम है। इस स्टेट पे हम क्या क्या बातें यहाँ पे सीखते हैं, समझिए। Equilibrium state is reached only if process is carried out in closed vessel। तो important point यहाँ पे क्या है? बंद डिब्बे में आपकी रिएक्शन होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, उतने ही मॉलिक्यूल टूट के वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहे हैं, तो किसी में चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रिएक्शन दोनों तरफ इक्वल स्पीड से चल रही है। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपको लगेगा रिएक्शन रुकी है, अपीयर्स टू बी स्टॉप, बट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन विद सेम स्पीड। इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट वर्ड कॉमन, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम आप दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हो रिएक्शन को और अप्रोच कर सकते हो। जैसे आपके पास मार्केट गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला, आपने कहा लाओ अमोनिया बना लेते हैं,
किसी और को अमोनिया मिल गया तो उसने उसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लिया। अल्टीमेटली फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्पीड कभी तो बराबर होगी, तो इक्विलिब्रियम कहीं से भी अप्रोच हो सकता है, फॉरवर्ड स्टेट या बैकवर्ड स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इनके कॉम्पोजिशन यानी कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट क्या कर रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। तो दोनों की कंसंट्रेशन कॉम्पोजिशन में कोई अंतर नहीं दिखता आपको, लेकिन एट इक्विलिब्रियम की बातें हो रही हैं। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, अमोनिया डिकम्पोज करके वापस उसी स्पीड से आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहा है और आपने उसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया। कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करेगा, अगर रिएक्शन दोनों तरफ चल रहा है तो दोनों की स्पीड को इक्वली एनहांस कर देगा। फॉरवर्ड रिएक्शन को अगर वो डबल कर रहा है तो बैकवर्ड को भी डबल ये करेगा, अगर फॉरवर्ड को ट्रिपल कर रहा है तो बैकवर्ड को भी ट्रिपल करेगा, जिसकी वजह से वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट फिर से बराबर रही, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट तो इक्वली रह गया। तो इसलिए यहाँ पे बस कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे इतना जरूर होता है, इट हैस्टन्स द अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब इक्विलिब्रियम जो बिना कैटलिस्ट के आधे घंटे में अचीव होना था वो आपका 10 मिनट या 15 मिनट में अचीव हो जाएगा, जल्दी कम टाइम में आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये इसका मतलब है। और अगर आपने ठान ही लिया नहीं हम तो इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज करके ही मानेंगे, तो वहां पे तीन तरीके हैं आपके पास, आप प्रेशर में बदलाव करिए, टेम्परेचर में करिए और कंसंट्रेशन में। ये किसी एक रिएक्शन को ये फेवर करेंगे, या तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगी या बैकवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगी। और जहां फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट बराबर तो नहीं रहेगा, एक बढ़ गया, या तो फॉरवर्ड रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो दोनों में से जब दोनों ये बराबर नहीं रहेंगे तो इक्विलिब्रियम किसी एक डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो जाएगा और तब आप कहोगे इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्ट्रॉय हो गई। और नीचे जो 7वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी जीरो होता है बट एट इक्विलिब्रियम, हमेशा नहीं, ओनली एट इक्विलिब्रियम ये आपका जीरो होता है।